चीन का बहिष्कार। तो भी आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे टॉपिक हमने लिया कि हम तो यहाँ पे कृष्ण कथा करने आए, चीन का बहिष्कार करना है, तो सब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, इसका कृष्ण से क्या संबंध है। तो एक्चुअल में अ, हम देख रहे हैं अभी ये वातावरण चल रहा है। कि जो भी चाइना का जो भी प्रोडक्ट है तो उसका बहिष्कार जो है, उसका बॉयकॉट अभी जो है वैसा वातावरण अभी चल रहा है, खासकर भारत में। ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है, जैसे अमेरिका और चाइना का तो चल ही रहा है ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध कहते हैं इसको। और अभी भारत भी जो है उसमें शामिल हो गया है। तो अ, तो उसके अंतर्गत क्या है, चाइना की कोई भी चीज़ है जो मेड इन चाइना है तो उसका उपयोग अभी भारतीय नहीं करेंगे। तो अ, इसका उद्देश्य क्या है, जो सामने दिखता है वो उसका उद्देश्य हो, अ, ये बहुत ही डाउटफुल है। हिडन एजेंडाज बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो हिडन एजेंडा क्या हो सकते हैं? एक्चुअली इतिहास से हिस्ट्री जो है बार बार रिपीट होती है। हाँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है बार बार। तो हम देखते हैं इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, अधिकतर युद्ध जो हुए हैं दरअसल वो पहले ट्रेड वॉर से ही चालू हुए हैं। व्यापार युद्ध दरअसल। तो प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशंस में ये वर्णन करते हैं कि डिस्टर्बेंसेस इज कमिंग। ओके, आवाज क्लियर है सबको? आवाज क्लियर नहीं है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डिस्टर्बेंस इज कमिंग है। हम्म, हरे कृष्णा। अभी क्लियर है? ओके, आई थिंक अभी क्लियर होना चाहिए। तो हम्म तो ये इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, तो शुरुआत जो है उनकी वो ऐसे ही ट्रेड वॉर से हुई है। तो प्रभुपाद अपने कई कन्वर्सेशंस में बताते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर टू है उसके होने का कारण क्या था। हम्म, तो एक्चुअली जो वर्ल्ड वॉर टू था उसमें भी जो मुख्य कारण था वो था यही ट्रेड वॉर था। पहले ट्रेड वॉर किनके बीच में? ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में। हम्म, तो एक प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन है, उसमें प्रभुपाद एक चीज कह रहे हैं। हाँ, द जर्मन पीपल डिड नॉट लाइक द ब्रिटिशर्स टू ऑक्यूपाई द ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या था उस समय जो जर्मन्स थे, जर्मन्स को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो हैं पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, अपनी जो चीजें हैं वो बेच रहे हैं पूरी दुनिया में। एंड वेर एवर दे वेंट टू ट्रेड दे वर रिस्ट्रिक्टेड। और जर्मन्स जहां भी जाते थे अपनी चीजों को बेचने के लिए तो ब्रिटिशर्स उन पे वहां वहां पर बहुत रोक लगाते थे। कैसे? उनसे उनसे ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगाते थे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। इन इंडिया द ब्रिटिशर्स मोनोपोलाइज ऑल ट्रेड। तो क्या है, मोनोपोली, ब्रिटिशर्स ने क्या है, मोनोपोली कर ली थी जो पूरा ट्रेड जो था, खासकर इंडिया में और जहां पर भी उनकी कॉलोनीज थी वहां पे उन्होंने इस तरीके से मोनोपोली कर ली थी। एंड दे वुड नॉट अलाउ जर्मन गुड्स टू कम इन। और जर्मन गुड कोई भी है तो उसको वो आने नहीं देते थे वहां पे, जहां पर भी उनकी कॉलोनी है, जहां पर भी वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कारण क्या हुआ, जर्मन्स को जो है बहुत फिर बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। और ये एक कारण था। सो दैट वाज द कॉज ऑफ द वॉर। तो इसलिए जर्मनी जो है वो सबसे पहले उसने युद्ध चालू किया। कैसे? यूरोप में जो है ऐसे ब्रिटिशर्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया। द जर्मन न्यू दैट द ब्रिटिशर्स दे आर परचेसिंग फ्रॉम जर्मनी एंड स्टैंपिंग इट मेड इन लंदन एंड सेलिंग इन इंडिया एट हाई प्राइस। हाँ, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जर्मनी से वो चीजें लेते और उस पर फिर अपना छाप लगा देते, अपनी मोहर लगा देते, मेड इन लंदन। और उसको फिर इंडिया में बहुत ही हाई प्राइस में बेचते, इंडिया में और बाकी जगहों पे भी। हाँ, और जब जर्मन्स वहीं जाते जहां पे ये मतलब ब्रिटिशर्स जो है जर्मनी जर्मनी का ही माल लेकर
उसको मेड इन लंदन स्टैंप लगा के उसको हाई प्राइस में बेचते थे। वहीं उस जगह अगर डायरेक्ट जर्मन्स जाके अगर अपनी चीजों को कम जो ब्रिटिशर्स जिस प्राइस में बेच रहे हैं उससे कम प्राइस में अगर बेचते, तो ब्रिटिशर्स क्या है उनपे उनको मना कर देते हो, उनको वहां आने नहीं देते। एंड दिस इज द कॉज ऑफ द वॉर। तो इसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और जर्मन्स में तो अभी भी है, इसलिए आप देखेंगे जर्मन्स जो हैं दे डोंट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना, उनको अंग्रेजी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अंग्रेजी बिल्कुल उनको नफरत है ना? कारण यही है क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो उसमें ये जो इनके बीच में फ्रिक्शन था, और शुरुआत कैसे थी, ट्रेड वॉर से थी। कि जर्मनी जहां ट्रेड करना चाहता है और ब्रिटिशर उसको करने नहीं दे रहे, और ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली कर दी है। तो इसलिए जब पीस नेगोशिएशन हुआ था, जर्मन्स इन दैट व्हाट इज कॉल्ड पीस नेगोशिएशन, देयर डिमांड वाज फ्री ट्रेड। इसलिए जर्मनी का हमेशा जो प्रयास था क्या था, फ्री ट्रेड, मतलब लेट द पब्लिक डिसाइड, कि पब्लिक जो है वो जो बेस्ट चीज है उसको वो खरीदेगी कम प्राइस में। आप रूपाल लिख रहे हैं तो जनरल पब्लिक दे वांट बेस्ट थिंग एट गुड प्राइस एट चीप प्राइस, सो इफ जापान एंड जर्मनी कैन सप्लाई गुड्स नेसेसरी गुड्स एट चीपर प्राइस, व्हाई दे शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, लेट द पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो अगर जापान है, जर्मनी है, तो ये जो है उस समय, ये कब की बात है, 1970s में ये जो है प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है। तो उस समय प्रभुपाद बता रहे हैं कि उस समय स्थिति है कि जापान है, जर्मनी है, ये लोग दे कैन सप्लाई गुड्स एट वेरी चीप प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में वो सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत है उसको लेने में, लाइक तो लोग जो है उसका एडवांटेज लें, उसका जो भी अगर सेम प्रोडक्ट है उनको कम प्राइस में मिल रहा है तो क्यों उसका एडवांटेज नहीं लिया जाए। तो अभी हम देख रहे हैं इसमें चाइना में भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। चाइना से भी जो है चीजें मिलती हैं, बहुत ही चीप मिलती हैं और बहुत तक जो है ड्यूरेबल रहती हैं। एनीवेज वो एक कि चाइना का माल कैसा रहता है वो एक पूरा एक डिबेट का इश्यू हो सकता है। बट यस जो है ये चीज है कि जो सिनेरियो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रेड वॉर क्रिएट हुआ और उसके कारण जो है फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पूरा। तो कुछ कुछ वैसी सिचुएशन फिर से हमें दिख रही है जिसमें चाइना अभी इन्वॉल्व है। उस समय जर्मनी था, अभी चाइना इन्वॉल्व है। सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास जो दोहराता है अपने आप को। तो फिर आगे इसी डिस्कशन में प्रभुपाद फिर और बताते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कैसे पॉलिटिशियंस जो हैं ये वॉर क्रिएट करते हैं एक्चुअली अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं चीज की पॉलिटिशियंस हैं दे हैव गॉट अ पर्टिकुलर मोटिव बिहाइंड, है ना, उनका कुछ हिडन एजेंडाज होते हैं। हिडन एजेंडा क्या है, अल्टीमेटली प्रभुत्व करना, प्रभुत्व जताना, पूरे भौतिक संसार के जितने भी संसाधन है उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जताना। तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या है, वैसी ऐसी नीतियां अपनाते रहते हैं। और जब वो उनकी नीतियों में जो कमी है वो दिखने लगती है जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक उनके विरोध में हो सकती है, ऐसी स्थिति क्रिएट होती है, तो क्या करते हैं फिर वो एक बाह्य शत्रु क्रिएट करते हैं। So and when he cannot pull on, they declare war. So generally politician has got a particular motive behind, है ना, तो उसका एक हिडन एजेंडा है। और जब वो हिडन एजेंडा को वो नहीं कर पा रहा है फुलफिल, या वो हिडन अभी और नो लॉन्गर हिडन है, वो छुपा हुआ नहीं है, लोगों को पता चल रहा है, तो क्या करते हैं, डिक्लेयर वॉर। तो अभी आप ऊपर पाकिस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही है शुरुआत से। Since the beginning of Pakistan, they could not make any economic condition very sound, है ना। तो पाकिस्तान जब से बना तब से उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्थिर कभी नहीं रही है। तो इसलिए वो कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन बट व्हेन द पीपल आर टू मच एजिटेटेड, लेकिन जब वहां के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं सरकार से, सरकार की नीतियों से, तो क्या करते हैं, दे डिक्लेयर वॉर विद इंडिया, और भारत के ऊपर वो वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो इसलिए इससे फिर होता क्या, पूरा जो अटेंशन है वो फिर जो वहां के लोगों का वो इंडिया की तरफ हो जाता है। एंड दे हैव बीन एजुकेटेड इन सच अ वे दैट इंडिया इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी। और वहां पाकिस्तान में हर किसी को शुरुआत से ऐसे शिक्षा दी जाती है कि इंडिया जो है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एनीथिंग इंडियन दे डिसलाइक इन पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान में कोई भी अगर इंडिया मेड इन इंडिया है तो
उसको वो डिसलाइक करते हैं, उसको बिल्कुल उससे घृणा करते हैं। तो ये बेसिकली सब क्या है, सब पॉलिटिक्स है एक्चुअली। तो ये क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ कलयुग है ना। कलयुग में पॉलिटिक्स है क्या है, डिवाइड एंड रूल। हाँ, कि लोगों को डिवाइड करो, उनके 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 जो डिफरेंसेस हैं, रिलीजन के बेसिस पे, शरीर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, स्किन कलर जो है ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है, उसके बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो इसके बेसिस पे क्या, लोगों को डिवाइड करो और उन पे रूल करो। और डिवाइड इस तरीके से करो कि आपस में ही वो लड़ते रहें, और इस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, उनकी जो कमी है वो छुप जाती है। लोगों का जो ध्यान है वो अपने जो जो उनके लिए उनके मन में क्रिएट किए गए शत्रु, उनकी तरफ उनका ध्यान होता है। जो ओरिजिनल जो कल्प्रिट है उनकी तरफ उनका ध्यान फिर जाता ही नहीं, सामान्य जनता का। और यहाँ तो पॉलिटिशियन कैन नॉट बी क्लीन मैन है। तो ये पता है, इसलिए हम देखते हैं कोई पॉलिटिशियन, उसकी बातों में कंसिस्टेंसी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हो ही नहीं सकती। यहाँ पता है, कंसिस्टेंसी बाय द पॉलिटिशियन इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एन एस। तो अगर एक पॉलिटिशियन अगर कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, इसका मतलब गधा है वो पॉलिटिशियन फिर हो नहीं सकता। तो ये कलयुग की पॉलिटिक्स है ये। हाँ, इसलिए आप देखोगे, अगर आप एनालाइज कर लें, कोई भी पॉलिटिशियन आप ले लें, उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कभी भी मैच नहीं करेंगे। हमेशा जो पहले उसने कहा, अभी जो कह रहा है, बाद में कहेगा, आप उसको मिला के देख लो, वो सब जो है नहीं मिलेंगे। उसके स्टेटमेंट्स बदलते रहेंगे। तो कारण क्या है, एक कलयुग में तमोगुण के अंदर जो है ऐसी चीजें होती है, और लोग भी जो है इस तरीके से चीट होना चाहते हैं। तो लोग भी जो है इंद्रिय भोग चाहते हैं, और उनको फिर पॉलिटिशियन जो है इंद्रिय भोग का प्रस्ताव देते हैं, और अंतोगत्वा क्या है, उनको वो चीट करते हैं। और जब उनकी चीटिंग जब सामने आ रही होती है, तो छुपाने के लिए वो फिर ये डिफरेंसेस और क्रिएट करते हैं, और वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान उनके डिफेक्ट से हट जाए। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, लीडर्स शुड बी सो सोबर एंड ऑनेस्ट दैट द पीपल शुड लिव पीसफुली विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी वांट। एनीवेज, उससे पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं ये, कि ये जो डिफरेंसेस हैं, तो उससे क्या होता है, दे आर फाइटिंग एंड लूजिंग सो मच मनी एंड मैन, दैट्स ऑल अ पॉलिटिकल गेम। तो ये सब क्या पॉलिटिकल गेम है, जो लोग आपस में लड़ते हैं, और इतने सारे जो उसमें जान माल हानि का नुकसान होता है, तो ये क्या है, पूरा एक पॉलिटिकल गेम है। सिमिलरली जर्मनी इज डिवाइडेड, जर्मनी डिवाइड हो गई थी, है ना, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में। आयरलैंड इज डिवाइडेड, दिस इज गोइंग ऑन। ऐसे इंडिया को भी डिवाइड कर दिया गया, इंडिया पाकिस्तान। पीपल आर फाइटिंग। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है, उसके कारण क्या है, लोग बस आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो लीडर शुड बी सो सोबर एंड ऑनेस्ट दैट द पीपल शुड लिव पीसफुली विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी वांट। इसलिए बताया, जो लीडर्स हैं उनको बहुत ही, उनका चरित्र जो है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए उनका चरित्र। एंड द ऑनेस्ट दैट द पीपल शुड लिव पीसफुली विदाउट एनी एंजाइटी। और जो लीडर्स हैं उनको ये चीज देखनी है कि जो लोग हैं वो पीसफुली रह रहे हैं, शांति से वो रह रहे हैं, उनको कोई एंजाइटी नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो उनको पूरी तरीके से प्राप्त हो। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स टू सी। तो ये जो नेता है उनका कर्तव्य है। लेकिन हम देखते हैं कलयुग में क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। जो लोग हैं वो और ज्यादा वांट में है, और ज्यादा चीजों की जरूरत में है, स्केर्सिटी है, कमी है, और पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, फुल ऑफ एंजाइटी, और टेंशन और चिंताएं जो हैं वो बहुत सारी हैं। तो इसका कारण क्या है, ड्यू टू अनक्लीन पॉलिटिशियन, अनक्लीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, थिंग्स आर सो मिसमैनेज एंड पीपल आर सफरिंग। तो अनक्लीन पॉलिटिशियन है, जो चरित्रहीन जो नेता हैं, और उनके जो चरित्र है वो ठीक नहीं है, उसके कारण क्या है, चीजें सब मिसमैनेज होती हैं, और उसके कारण जो लोग हैं वो सफर करते हैं। तो ये एक्चुअली जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें एक्चुअली
जर्मन्स ने जो है युद्ध स्टार्ट किया था। और यहाँ वर्णन है, ऑल्दो जर्मन्स देमसेल्व्स बिकेम फिनिश्ड बट दे फिनिश्ड द ब्रिटिशर्स, है ना, उन्होंने लेकिन खुद तो वो खत्म हो गए, एक तरह जर्मनी जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी नष्ट कर दिया। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि ना पेपर में जो है उसमें था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ये लोग जीत गए थे, वो लोग हार गए, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं जीता, सब हारे ही थे, क्योंकि सबका जान माल हानि का नुकसान हुआ था, इतना बहुत ही लार्ज स्केल में। इसलिए यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ऑल्सो वर फिनिश्ड, दैट्स अ फैक्ट, और ये फैक्ट है। आफ्टर दिस वॉर ब्रिटिशर्स वर फिनिश्ड, दे लॉस्ट इंडिया, और इसके कारण जो है वो उनको भारत छोड़ना पड़ा। कई लोग सोचते हैं कि जो भारत को जो आज़ादी मिली वो महात्मा गांधी के अहिंसा जो आंदोलन था उसके कारण मिली, लेकिन एक्चुअल में वो कारण नहीं था। प्रभुपाद बताते हैं कन्वर्सेशन में, जो एक्चुअल कारण था वो था, एक तो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 में जो समाप्त हुआ, तो उसके समाप्त होने के बाद ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जर्मनी ने ऑलमोस्ट उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और प्रभुपाद इस जगह बताते हैं कि एक्चुअली हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में गठबंधन था। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन नेशनल आर्मी बनाने निकले थे और बहुत हद तक वो बना लिए थे उस आर्मी को, और उसमें क्या था, सुभाष चंद्र बोस और हिटलर का गठबंधन था। क्या गठबंधन था कि हिटलर, क्योंकि ब्रिटेन, जर्मनी और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, और ब्रिटेन की जो आर्मी है उसमें कौन थे, उसमें इंडियन भी थे। एक्चुअली पता है इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके कारण ही जो है ब्रिटेन जो है इतना ताकतवर था। तो सुभाष चंद्र बोस और हिटलर के बीच में गठबंधन था, कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में कि हिटलर जो भी सोल्जर्स को पकड़ेगा वो सुभाष चंद्र बोस को वो देगा। तो ऐसे हिटलर ने बहुत सारे जो है इंडियन सोल्जर्स को पकड़ा, क्योंकि वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, तो जर्मनी जब उनके अगेंस्ट में लड़ रहा है तो बहुत सारे जो है इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने कैप्टिव बनाया। तो हिटलर ने, जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार हिटलर ने सारे जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो सुभाष चंद्र बोस को दिए। तो जब ये ब्रिटिशर्स को पता चला कि अरे सुभाष चंद्र बोस जो ऐसी आर्मी बना रहा है और इंडियंस भी जो है, इंडियन सोल्जर भी खुशी खुशी ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, चलो हम जो है ब्रिटिशर्स को खदेड़ते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स को ये चीज पता चली, एक तो जो है जर्मनी ने बहुत सारा जान माल हानि का नुकसान कर दिया था ब्रिटिशर्स का, और फिर जो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर्स है इंडियन सोल्जर्स, वो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन कर रहे थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा अब हमारे लिए कंट्रोल करना, रूल करना अब संभव नहीं है, तब वो जो है छोड़ के गए। वरना वो जो अहिंसा वाली जो चीज थी उससे कभी ब्रिटिशर्स जो इतने जो है कभी भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने तो इसलिए 1920s में भी ऐसी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत ही अच्छे से बिठा के गांधी जी को सब समझा के जो है नेगोशिएशन कर लिया था। हाँ, तो ब्रिटिशर्स जो है बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे, तो इसलिए कभी भी वो इस अहिंसा वाली चीज से कभी भी वो परेशान नहीं होते। लेकिन ये जो चीज हुई थी, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से जो नुकसान हुआ, और फिर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आर्मी बना रहे थे और आर्मी बहुत हद तक उनकी बन गई थी, और जो ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब जो है अब हम इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे, तब जो है वो छोड़ के गए। हाँ, एनीवेज ये थोड़ा साइड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट क्या है कि ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी है एक पॉलिटिक्स है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी जो है यहाँ पर बता रहे हैं, द प्लैनेट बिलोंग्स टू द ह्यूमंस, दैट्स ऑल। तो जो पूरी पृथ्वी है वो मनुष्यों की है। फिर वो बात करें नहीं सिर्फ मनुष्य ही क्यों, टू एवरीवन, इट बिलोंग्स टू एवरीवन, सभी, इवन जो जीव जंतु है, बाकी जीव जंतु हैं उनकी भी है। इट बिलोंग्स टू द ट्री कम्युनिटी, इट बिलोंग्स टू द बीस्ट कम्युनिटी, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। तो यहाँ टू द बीस्ट, तो ये जो है पेड़ पौधे हैं उनका भी यहाँ अधिकार है, जानवर है उनका भी अधिकार है। तो व्हाई शुड यू सेंड द बुल्स टू स्लॉटर हाउस, तो क्यों जो है बैल को आप कत्ल खाने में भेज रहे हैं? दिस इज इनजस्टिस, या आप अन्याय कर रहे हैं। तो अगर आप अन्याय कर रहे हैं तो कैसे आपको न्याय मिल सकता है?
आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वी हैव नो कृष्णा कॉन्शियस, हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, एंड वी डू नॉट नो दैट कृष्णा इज अवर ओरिजिनल फादर, हमें पता नहीं कृष्ण जो हमारे परम पिता है, एंड और हम सब उनकी संतान है। तो ट्री इज माई ब्रदर, जो पेड़ है वो मेरा भाई है। द एंट इज माई ब्रदर, हाँ, जो चींटी है वो भी मेरा भाई है। द बुल इज माई ब्रदर, जो बैल है वो भी मेरा भाई है। अमेरिकन इज माई ब्रदर, जो अमेरिकन है वो भी भाई है। इंडियन इज माई ब्रदर, इंडियन है वो भी मेरा भाई है। द चाइनीज इज माई ब्रदर, चाइनीज है वो भी भाई है। हाँ, देयरफॉर वी हैव टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए हमें जो है कृष्ण भावनामृत को विकसित करना होगा। We talk all this nonsense of universal brotherhood and United Nations, all nonsense। तो ये जितनी भी बात है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की और यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, ये सब क्या है, नॉनसेंस है ये, इनसे कभी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब भौतिक स्तर पे चल रहा है। Either you acknowledge the father or else you have no idea of how to realize brotherhood or humanity। ठीक है, तो या तो आप फादर को एक्नॉलेज करो कि हम सबके सुप्रीम फादर हैं, और अगर नहीं तो फिर कोई संभावना नहीं है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को आप अपना सको। वो डिफरेंसेस तो दिखे, अरे वो चाइनीज है, अरे मैं इंडियन हूँ, अरे वो अमेरिकन है, हाँ? तो इस तरीके से हम एक दूसरे से जो है द्वेष करते रहेंगे शरीर के आधार पे, हाँ। तो देयरफॉर दे आर टॉकिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो इनकी बात बहुत सालों सालों चल रही है। क्या बात चल रही है? हाँ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और यूनाइटेड नेशंस की, हाँ, सालों सालों से बात चल रही है। बट दे आर द सेम फूल्स, लेकिन वो क्या है, वो वही मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। हाँ, देखो यूएन को, देखो प्रभुपाद कह रहे हैं, कांट यू सी द यूएन, देखो यूएन को, देयर हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, दे आर सिंपली टॉकिंग नॉनसेंस, दैट्स ऑल। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो उनका हेडक्वार्टर देखो, उसमें हर साल झंडे बढ़ते जा रहे हैं, झंडे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्र जो है और सेपरेट होते जा रहे हैं। अगर संयुक्त होते तो एक झंडा होता, झंडे कम होने चाहिए, लेकिन झंडे बढ़ते जा रहे हैं साल के साथ साथ। तो मतलब क्या है, नेशन जितने भी और सेपरेट होते जा रहे हैं। दैट इज देयर बिजनेस है। तो नॉनसेंस बात करना और कभी उस प्रॉब्लम के रूट पे नहीं आना, उसका सॉल्यूशन नहीं करना, ये उनका बिजनेस है। तो अनलेस देयर इज फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर कैन नॉट बी एनी इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कंडीशन। तो ये कंक्लूजन है कि जब तक कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, लोग जो है कृष्ण भावना को नहीं अपनाते, एटलीस्ट एक जो मेजर पोर्शन है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, वो जो है कृष्ण भावना को अपनाना चाहिए। सब नहीं अपना पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर 1% भी अपना लें, हाँ, तो फिर जो है विश्व की स्थिति बदल सकती है। लेकिन अगर नहीं है, तो अनलेस देयर इज फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं है, देयर कैन नॉट बी एनी इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कंडीशन। तो फिर जो विश्व में जो भी स्थिति दिख रही है, हाँ, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, हाँ। तो हम सॉल्यूशन के नाम पे और बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ठीक है, चाइनीज है, चाइनीज को बंद कर दो, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उससे और बढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि जितने भी ट्रेड वॉर हैं, वो अल्टीमेटली एंड कैसे होते हैं, दे एंड अप इन बिग वॉर, है ना। तो जैसे द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ, जर्मनी और ब्रिटिश के बीच में ट्रेड वॉर हुआ, उसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो अभी अगर अब चाइना इन्वॉल्व है और ऐसे उसके साथ ट्रेड वॉर हर एक कंट्री जो है कर रही है, तो अभी नेचुरल है कि हिस्ट्री रिपीट कर दे अपने आप को। तो जो सीक्वेंस है, नेचुरल सीक्वेंस, वो फॉलो होगा, एंड विल एंड अप इन क्रिएटिंग मोर डिजास्टर सिचुएशन, और भी खतरनाक सिचुएशन जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चाइनीज जो भी प्रोडक्ट है उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि जो भी चीज उपयोगी है कृष्ण की सेवा में, वो चाहे किसने भी बनाई हो, अल्टीमेटली कोई डिफरेंस नहीं है, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, सब जो है मनुष्य हैं। और ऑफ कोर्स उनमें अलग अलग लेवल है, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो कुछ हैं जो बहुत ही निचले स्तर पे हैं चेतना के, वेरी लो ग्रेड कॉन्शियसनेस है। जैसे हम देखते हैं चाइनीज जो है वो कुछ भी खाते हैं, तो सडनली उनका जो चेतना का स्तर है बहुत ही निम्न है। लेकिन हम देखेंगे इवन भारत में भी जो है मांसाहार बहुत ही चल रहा है, इवन गौ मांस भी जो है लोग खा रहे हैं। ऑफ कोर्स भारत में उन लोगों की संख्या भी है जो उसका अपोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से
हर प्रकार के लोग हर जगह। पॉइंट ये है कि हमें जो है ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है इसका शिकार नहीं बनना चाहिए। हमें हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अल्टीमेटली ये जो शारीरिक डिफरेंसेस हैं, ये हम नहीं है, हम जो है वो आत्मा है। हर एक इवन जीव भी जो है उसमें भी आत्मा है, वो भी कृष्ण का अंश है। तो इसलिए वो जो बॉडीली डिफरेंसेस है वो ठीक है ना, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो जो समानता है वो भी देखनी है कि हम सब जो है एक ही परिवार के सदस्य हैं। अल्टीमेटली सब जो है कृष्ण के अंश हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज में नहीं पड़ना है कि अरे चाइनीज है, अमेरिकन है, ये है। जैसे कई लोग बोलते हैं इस्कॉन जो है, इस्कॉन क्या है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इस तरीके से जिनकी चेतना बहुत संकुचित है, उनको, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। उनको जो है वो इसी में रहेंगे, शारीरिक चेतना में। तो भक्तों का कार्य है खुद शारीरिक चेतना से उठना और ऐसे लोगों को भी शारीरिक चेतना से उठाना। देह आत्मबुद्धि कि मैं ये शरीर हूं और ये शरीर मुझे जहां मिला है मैं वहां का हूं। तो ये जो देह आत्मबुद्धि है इससे हमको भी निकलना है और लोगों को निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके इस क्या बोल सकते हैं, इस मिथ्या विचार का शिकार नहीं होना चाहिए कि जो है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चाइनीज है इसलिए खराब है, वो मुस्लिम है इसलिए खराब है। वो मतलब इट्स लाइक ठीक है, कुछ कम्युनिटीज हैं उसमें गलत लोग ज्यादा हैं, गलत लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी जो है वो खराब है या बस वो उस कम्युनिटी से है तो इसलिए वो खराब है। एक्चुअली भागवत में तो पता है इवन जो चंडाल है, अगर चंडाल भी अगर भक्त बन जाता है तो वो एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो वो भागवतों की शिक्षा तो है भक्त हर कोई बन सकता है, और कोई भी भक्त बनता है तो तुरंत उसकी स्थिति जो है वो उच्च स्थिति है। तो हम देखते हैं चाइना में भी भक्त हैं, चाइना में जो है भक्त हैं वो जप कर रहे हैं, बेचारों से जप होता नहीं है। उनसे जो है उनके लैंग्वेज में श जो कृष्ण का जो श शब्द अक्षर है वो है ही नहीं, तो बेचारे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है उनको प्रोनाउंस करवाना। लेकिन फिर भी वो जो है महामंत्र का जप करते हैं। कई भक्त हैं वहां भी। तो इस तरीके से इसलिए हमें तो प्रयास करना चाहिए भक्तों सबको हम भक्त बनाएं। और जहां तक चीजों का, कोई भी चीज इस्तेमाल करने की चीज है तो अगर कृष्ण के लिए उपयोगी है, कृष्ण की सेवा में, तो बिल्कुल उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसमें ये विचार जो है कि वो चाइनीज है, अमेरिकन है, या उसका हमें बहिष्कार करना है, वो क्या है, वो सब भौतिक चेतना में होता है और उसका परिणाम विपरीत ही होता है। हम सोच रहे हैं बहिष्कार करके बहुत बढ़िया स्थिति हो जाएगी, नहीं। उससे जो है और स्थिति खराब होगी, जैसा हम इतिहास गवाह है इसका, ना इतिहास जो है सबूत है कि कैसे चीजें और खराब हो जाती हैं अगर हम ये भौतिक स्तर पे जो है कार्यों को करते हैं। तो अभी जो पूरी चर्चा है उसकी प्रेरणा इस कारण से मिली कि बहुत सारे भक्त हैं जो कह रहे थे प्रभु जी ये जो जूम है, ये तो चाइनीज ऐप है। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इसलिए मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चाइनीज ऐप है, क्योंकि अभी चाइनीज चीजों का बहिष्कार चल रहा है। तो इसलिए कुछ और जो है हम यूज करें तो जिससे जो है और भी लोग आ सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने देखा एक्चुअली जो जूम है वो चाइनीज, उसका जो ओनर है वो, उसका बर्थ चाइना में हुआ था लेकिन अभी वो अमेरिकन सिटीजन है, और ये जो 2007 से वो अमेरिकन सिटीजन है। और उसकी जो ये कंपनी है जूम है वो अमेरिकन कंपनी है, एक्चुअली अमेरिका में रजिस्टर्ड है। और ऑफ कोर्स उसके चाइना में भी ऑफिस हैं, जैसे हर एक कंपनी के हर जगह ऑफिस होते हैं, तो इस तरीके से चाइना में भी उसके ऑफिस हैं। अभी क्योंकि वो चाइना में, चाइना बॉडी है उसकी, तो इसलिए लोग जो हैं सोच रहे हैं कि वो चाइनीज ऐप है और उसका चाइना से कुछ कनेक्शन है, लेकिन वो भी बहुत बार कह चुका है। और इसके प्रमाण भी हैं कि जो है वो अमेरिकन कंपनी है और उसका चाइना में बर्थ हुआ था उसके ओनर का, लेकिन
जो है वो भी अमेरिका में रहता है, और जो है ये कंपनी जो है वो अमेरिका से संचालित है, कैलिफोर्निया में उसका हेडक्वार्टर है। तो इसलिए, लेकिन ठीक है, लोगों को लगता है कि ये चाइनीज ऐप है, और ऐसा लग रहा है कि इसका यूज करने के कारण जो है बहुत सारे भक्त आ नहीं पा रहे हैं। तो एनीवेज, मेरा जो पर्पस है वो मतलब इस कारण से कि क्योंकि ये चाइनीज ऐप है, इसको बंद कर दें हम, ये जो है, मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ये भौतिक स्तर पे ये विचार विचार चलेगा ये। हाँ, तो इसलिए आप लोगों को भी बताना है कि आप लोग क्या सोचते हैं।